तो हम लोग जो है उसमें कल हम लोग जेपी जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। तो मैं उसमें कल आप लोगों को बताया भी था जयप्रकाश नारायण में कि उनका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत उनका समग्र क्रांति का सिद्धांत था। और उसी समग्र क्रांति के सिद्धांत में हम लोग जो है कल चर्चा किए थे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि कल मैं समग्र क्रांति बताया था, 2 लाइन बोल देता हूं कि जेपी ने जो पुस्तक लिखा था वाई सोशलिज्म, उस वाई सोशलिज्म में ही उन्होंने व्यापक चर्चा किया था। और जब 1974 से 75 का आपातकाल जब चला था तो जेपी ने इस क्रांति की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। लोकतंत्र बचाओ जो नारा था, उसी संदर्भ में ये विचार आया था। कल मैं आप लोगों को बताया था कि इस समग्र क्रांति में वाई सोशलिज्म में उन्होंने कहा था कि समाजवाद कोई व्यक्तिगत आचार संहिता न होकर सामाजिक संगठन की एक कार्यप्रणाली है। समाजवाद आर्थिक सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत है और समाजवाद का उद्देश्य जो है समाज का समन्वित विकास करना है। कल मैं बताया था कि लोकतंत्र बचाओ जो इन लोगों का नारा था, तो 1974 में संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया गांधी मैदान पटना से, तो वास्तव में जेपी की लोकतांत्रिक जो जेपी साहब जो लोकतांत्रिक जो संस्था है, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में मूल्यात्मक सुधार करना चाहते थे। उसी के लिए समग्र क्रांति का आंदोलन था। और कल मैं बताया भी था कि समग्र क्रांति का अर्थ है समाज में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक सभी तरीके के चीजों में नैतिक मूल्यों का समावेश करना, एक नया समाज बनाने का आंदोलन जिसमें सभी सुखी हों, अमीर गरीब भी सुखी हों, शोषण का अंत हो, सामाजिक न्याय हो। और मैं बताया था कल कि समग्र क्रांति का उद्देश्य है केवल शासन को बदलना नहीं, व्यक्ति और समाज में बदलाव लाना, व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में क्रांतिकारी परिवर्तन करना। और समग्र क्रांति का क्रियान्वयन भी जनशक्ति के माध्यम से होगा, राज्य शक्ति के माध्यम से नहीं, जनशक्ति के माध्यम से। तो उसी को तो लोक शक्ति कहा गया। जनता अहिंसक साधनों का प्रयोग करेगी, शांतिपूर्ण तरीके से जो है सत्याग्रह आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कल मैं बता रहा था कि जो समग्र क्रांति है, इस समग्र क्रांति में 2 चीजें कल मैं बताया था। एक तो समाज में परिवर्तन और दूसरा जो है व्यक्ति में परिवर्तन। व्यक्ति में परिवर्तन, तो कल मैं बताया था कि समाज में परिवर्तन का मतलब सामाजिक क्रियाकलापों में परिवर्तन। जो सामाजिक क्रियाकलाप है उस सामाजिक क्रियाकलापों में परिवर्तन, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक इन सब व्यवस्थाओं में परिवर्तन। और व्यक्ति में परिवर्तन का मतलब व्यक्ति में बौद्धिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना, व्यक्ति में नैतिक परिवर्तन लाना। और कल मैं समझाया था कि इन दोनों पहलुओं को मिलाकर जो है कल मैं 7 बातों की चर्चा किया था, लिखवाया भी था, जिसमें सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति और आर्थिक क्रांति। तो कल मैं आप लोगों को समझाया था कि क्रांति का यह जो स्वरूप है वो ज्यादा स्पष्ट नहीं था। और जेपी साहब का स्वास्थ्य भी खराब हो गया था लास्ट में, जिसके कारण ये सफल नहीं हो पाया। तो कल ये सब हम लोग चर्चा किए थे। अब हम लोग जो है आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक में सबसे पहले हम लोग जो है सामान्य पहलू पर चर्चा करेंगे। और सामान्य पहलू में मैं बताया था जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना चाहिए, फिर इनकी किताबों के बारे में जानना चाहिए, किताबें, और फिर इनका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में जानना चाहिए।
और सिद्धांत में एक तो राजनीतिक विचार है, दूसरा जो है सामाजिक विचार, सामाजिक विचार इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते थे तो सामाजिक विचार भी इनका है। और फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं तुलना बोलूंगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो राजनीतिक विचार है, सामाजिक विचार है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब फिर कल मैं समझाया था कि जब कोई विचारक पढ़ते हैं तो उसका सामाजिक राजनीतिक विचार तो हम लोग को पढ़ना ही है। यदि तुलनात्मक चीजें हैं तो थोड़ा सा और भी, जैसे तिलक का स्वराज है तो स्वराज पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वो भी राजनीतिक विचार है तो अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तिलक का क्या महत्व है, महत्व आबलिक योगदान, उस पर चर्चा करना है। और दो चीज मैं बोलूंगा, थोड़ा सा तुलनात्मक भी पढ़िए, क्योंकि आप लोगों ने गांधी जी पढ़ लिया है तो फिर हम लोग जो है तिलक और गांधी जी की तुलना कर सकते हैं। तिलक वर्सेस गांधी, और गोखले से थोड़ा तुलना में कराऊंगा। तिलक वर्सेस गोखले, जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और सबसे पहले जो है मैं इनका जीवन परिचय जरा बोलता हूं। देखिए, तिलक साहब का जो जन्म है, बाल गंगाधर तिलक पूरा नाम है। तो बाल गंगाधर तिलक साहब का जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को जो है, जो महाराष्ट्र का कोंकण जिला है, रत्नागिरी, कोंकण जिले में जो है रत्नागिरी में हुआ था। और आप जानते हैं कि तिलक साहब का जो परिवार था वो धार्मिक परिवार था। तो इसी वातावरण में ही तिलक का लालन पालन हुआ। तिलक साहब के पिताजी जो है शिक्षक थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि पुत्र को भी संस्कृत, गणित, इन सब चीजों का अच्छा ज्ञान उन्होंने कराया। लेकिन आप जानते हैं कि जब 1877 में उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तो उनका जो है मानना था कि, उनके मित्रों का, परिवार का मानना था कि गणित में जो है एमएससी करें। लेकिन तिलक साहब ने कानून में जो है, मतलब एलएलबी किया। बड़ा सबको आश्चर्य हुआ। तो तिलक साहब ने उस समय कहा था कि मैं अपना जीवन अपने देश में नव जागरण के कार्य में लगाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझको अंग्रेजों के साथ मिलकर संघर्ष न करना पड़े, अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं संघर्ष करना पड़े, ऐसा जीवन मैं चाहता हूं। और आप जानते हैं कि तिलक साहब जो है तिलक साहब के जो मित्र थे गोपाल राव आगरकर, उनके साथ मिलकर जो है उन्होंने एक न्यू इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल एक 1880 में जो है इन्होंने स्थापित किया था पूना में, जहां पर गरीब विद्यार्थियों को सुविधाएं दी जाती थीं। और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है 1885 की बात है,
1885 में जो है दक्षिण शिक्षा समाज, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। अब फिर आप लोग पढ़ते हैं कि मराठी भाषा में केसरी, केसरी मराठी भाषा में, मराठी में 2 साप्ताहिक पत्र है ये, साप्ताहिक पत्र। एक तो केसरी, केसरी किसमें? मराठी भाषा में, और मराठा अंग्रेजी भाषा में। इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि कांग्रेस में इनका प्रवेश हुआ। लेकिन अब समस्या यह है कि 1885 में जब कांग्रेस बन रही है तो कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे, फिरोज शाह मेहता साहब, गोखले साहब, सूर्यनारायण बनर्जी साहब, दीनसा वाचा, रास बिहारी बोस, ये सब कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे। लेकिन आप जानते हैं कि 1893 में ही जो है तिलक, कभी पूछे कि तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो 1889 का जो अधिवेशन था उसमें ये शामिल हुए थे। तिलक कांग्रेस में शामिल हुए। तो आप जानते हैं कि इन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा किया कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा प्रयास करना एक पत्थर की दीवार से सिर टकराने के समान है। इन्हीं का स्टेटमेंट है कि भारत में अंग्रेजी शासन से याचना करके, अनुनय विनय करके हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा प्रयास यदि किया जाता है तो एक पत्थर से सर टकराने के सिवा और कुछ नहीं है। अब जानते हैं कि यहां से तिलक साहब का जो स्वरूप है वो अलग हो गया। 1895 से लेकर 1897 तक जो है मुंबई विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए थे और वहां पर अंग्रेजों की आलोचना किया करते थे। विधान परिषद में किए गए कार्यों को तिलक साहब ज्यादा महत्व नहीं देते थे। यहां से आप जानते हैं कि एक चीज और ध्यान रखना है, जो कार्लाइल है और इमर्सन है, कार्लाइल और इमर्सन मानते थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान नहीं जानता है वह जीवित नहीं रह सकता है, विकास नहीं कर सकता है। ये बात जो है तिलक साहब को बहुत प्रेरित किया और इन्हीं पहलुओं के कारण तिलक साहब जो है गणपति उत्सव, जो आप लोग देखते हैं हर साल होता है, खैर इस बार कोरोना में नहीं हो रहा है, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये सब जो है तिलक साहब ने ही प्रारंभ किया था। शिवाजी जयंती, और इसी में तिलक साहब ने कहा कि भाई केवल भाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिलती है, स्वतंत्रता के लिए जो है साहसिक कार्य करना पड़ेगा, जैसे शिवाजी ने किया था। और ऐसा नहीं कि तिलक साहब ने केवल इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाया। तिलक साहब ने जो है, जैसे अकाल आया था 1896 से लेकर 1897 तक जो महामारी थी, उसमें भी जनता की सहायता उन्होंने किया। और कहीं न कहीं जो है लोगों को उनके अधिकारों के बारे में परिचित कराया।
कि भाई बीमारी आई है, तो ऐसी दिशा में जो है सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। और जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है, जो वहां पर लगान वसूली किया जाता था, कमिश्नर जो प्लेग कमिश्नर था रैंड, प्लेग कमिश्नर रैंड, तब जानते हैं कि उसकी आलोचना भी उन्होंने किया था। फिर आप देखते हैं कि कारावास में भी राजद्रोह का भी मुकदमा इन पर चलाया गया था। कमिश्नर रैंड की हत्या करने का आरोप भी इन पर लगा था। 18 महीने का कारावास हुआ था। 1908 में भी आप लोग पढ़ते होंगे, 6 वर्ष के लिए कारावास हुआ था, 1000 रुपये का जुर्माना भी लगा था। इसके बाद जब आप देखते हैं कि 6 वर्ष के कारावास के बाद ये छूट कर आते हैं, तो पुनः राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में लग गए। और यहीं पर 1916 में जो है एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन, आप लोग पढ़ते होंगे, होम रूल आंदोलन में भाग लिया। तो 1914 से लेकर 1918 तक होम रूल आंदोलन में लगे रहे। और इसी दौरान जो है 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो है समझौता कराने में तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तिलक यहीं पर पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए और अंत तक बने भी रहे। आप जानते हैं कि 1918 की घटना है, सर्वसम्मति से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तिलक साहब। लेकिन उस समय जो है एक केस के सिलसिले में, चूंकि उन्होंने एलएलबी किया था, सिरोल केस उसको बोलते हैं, तो सिरोल के केस में जो है, सिरोल केस ही उसको बोलते हैं, सिरोल केस में जो है आप जानते हैं कि मुकदमा लड़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया। लेबर पार्टी से इंग्लैंड में उन्होंने समर्थन भी मांगा था। उन्नीस 1919 की घटना है, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन से लौटने पर जो है तिलक ने जो है कांग्रेस लोकतांत्रिक दल का गठन किया था। लेकिन आप जानते हैं कि जिस समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो रही है 1920, उसी दौरान जो है तिलक साहब का 21 जुलाई 1920 को तिलक साहब का मृत्यु हो गया। और आपको ध्यान होगा कि उस समय जो है उनकी शव यात्रा में लगभग 2-2.5 लाख लोग शामिल हुए थे। तो ये सब जो मैं बताया, थोड़ा सा उनके बारे में जीवन परिचय बताया। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उनकी जो किताबें हैं वहां से प्रश्न आता है आप लोगों के यहां, तो किताबों का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो है किताब उनका है, जब कारावास में वो थे 1908 से लेकर 1914 तक जब वो कारावास में थे, 6 वर्ष जब कारावास में रहे, तो वहीं पर इन्होंने जो है गीता रहस्य लिखा। नोट कर लीजिए किताबें, गीता रहस्य। दूसरी किताब इनकी थी द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इसी प्रकार देखते हैं कि एक इनकी किताब थी वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांत ज्योतिष नंबर 3।
वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिषा या ज्योतिष, दो तीन किताबें ये महत्वपूर्ण हैं। और ये भी ध्यान रखना आप लोगों को कि जैसे तिलक साहब का जो झुकाव रहा है, जो अद्वैत वेदांत है, उस अद्वैत वेदांत के प्रति जो है तिलक साहब का झुकाव रहा, तो तिलक साहब का जो अद्वैत वेदांत के प्रति जो झुकाव रहा है वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बल्कि लिख दीजिए यहीं पर नोट करके एक लाइन। तिलक का अद्वैतवादी दर्शन में, तिलक का अद्वैतवादी दर्शन में, अद्वैतवादी दर्शन में झुकाव रहा, मतलब गहरी आस्था थी। ऋग्वेद तथा उपनिषद, भगवत गीता से प्रभावित थे। इस तरह उनके चिंतन में भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये मैं इसलिए लिखवाया हूं, इन्हीं सब चीजों पर आधारित जो है उनकी एक दो और भी किताबें हैं। दी ओरियन उन्हीं की किताब है, वेद काल का निर्णय। गीता रहस्य में बताया। और एक किताब उनका हिंदुत्व भी है, हिंदुत्व। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा को जो लेख लिखते थे उसमें भी बहुत सारी चीजों का उल्लेख है। दिनकर साहब जो कवि हैं, दिनकर साहब ने लिखा है कि हिंदुत्व के भीतर जो है उन्होंने जिस तरह से व्याख्या किया है वह दूरदृष्टि का परिचायक है। इस तरह से दिनकर साहब ने अपनी किताब में लिखा कि जिस तरह से भगवान कृष्ण के मुख से जो है गीता जो बोला गया, दोबारा जो है उसकी सही व्याख्या जो है लोकमान्य तिलक ने किया था। तो आप देखते हैं कि इस तरह से जो है तमाम विचारकों ने भी तिलक साहब के विद्वता का परिचय दिया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग को इसमें जो है इनका जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों पर चर्चा करना है। तो उनका जो है राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचार अब एक एक मैं करके समझाता हूं, पहले थोड़ा सा सुनिए। देखिए तिलक जो है उग्रवादी आधुनिक भारतीय चिंतन की धारा से संबंधित है। लाल बाल पाल, अरविंद घोष, आप लोग पढ़ते होंगे स्वतंत्रता आंदोलन में। उग्रवादी जो विचारधारा है उससे संबंधित विचारक हैं। मतलब भारतीय राष्ट्रवाद को जो है उग्र स्वरूप देने और उसे जनसाधारण तक पहुंचाने में तिलक साहब का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने जो है अपने ग्रंथ और भाषणों के माध्यम से जो है जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का जो सौंदर्य है,
प्राचीन जो गौरव हम लोग का रहा है, इसको प्रकट किया है। स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वराज, राष्ट्रवाद, इस तरह की धारणाओं में विश्वास करके जो है स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। संवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना था कोई संविधान है ही नहीं है तो क्या विश्वास करें। बहिष्कार, बायकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, इन सब चीजों के माध्यम से जो है स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। तभी तो इनका कहना था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इनका मानना था कि अंग्रेजी संरक्षण में जो है निर्धारित जो समाज सुधार है वो हम लोग का अपमान है, क्योंकि हम लोग की सभ्यता संस्कृति के अनुसार हमारा कोई सुधार नहीं होगा। मैं बता रहा था राजनीतिक विचार, अब एक एक समझिए। तिलक ने राजनीतिक विश्लेषण कोई प्रस्तुत नहीं किया है, कोई सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया, केवल भारतीय स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर जो है राजनीतिक समस्याओं का यथार्थवादी विश्लेषण किया है। जनता के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विचारों को रेखांकित किया है। उन्होंने केवल राष्ट्रवाद नहीं सिखाया, अपितु ऐसी शिक्षा दी जिससे राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां बढ़ सके। बल्कि एक एक लिखते चलिए, ठीक रहेगा, थोड़ा थोड़ा लिखिए, ज्यादा तो लिखना संभव नहीं है। नंबर 1, तिलक ने राजनीतिक प्रश्नों का सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया। राजनीतिक प्रश्नों का सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर राजनीतिक समस्याओं का यथार्थवादी विश्लेषण किया। राजनीतिक समस्याओं का यथार्थवादी विश्लेषण किया। दूसरा बात समझिए, आप जानते हैं कि जो 1919 का अधिनियम था या 1909 का अधिनियम था, तो उन्होंने कहा था कि रिस्पांसिव कोऑपरेशन, एक शब्द उन्होंने दिया था कि जितना सहयोग अंग्रेज शासक हमारी राजनीतिक मांगों के लिए करेंगे उसी अनुपात में हम भी सहयोग करेंगे। तो आप देखते हैं कि इसी में राष्ट्रवाद का विचार भी मैं बता दूंगा, क्योंकि अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को लिखना तो है नहीं, टिक ही तो लगाना है। वो तो जो मुख्य मुख्य विचारक हैं मैं विश्लेषण भी कराता हूं, ज्यादा चीजों को बोलने का प्रयास हम करते हैं। जैसे मान लीजिए तिलक ने जो है राष्ट्रवाद के बारे में कहा कि राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, आध्यात्मिक मूल्यों पर राष्ट्रवाद को आधारित किया। जैसे गीता हमें कर्म योग, वेद हमें मानव की एकता की शिक्षा देते हैं, उसी तरह से इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद भी उसी तरह से है। नंबर 2, तिलक ने राष्ट्रवाद को एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा माना। राष्ट्रवाद को एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा माना। अर्थात राष्ट्रवाद आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। और राष्ट्रवाद के विकास में
सार्वजनिक उत्सव की महत्वपूर्ण भूमिका है। सार्वजनिक उत्सव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी कारण गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। थोड़ा सा बोलता हूं, सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में आदिम जातियों के मन में अपने कबीले के प्रति जो भक्ति भावना विद्यमान रहती थी, उसी को आधुनिक काल में हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। यह अनुभूति है, एक प्रकार से संवेग है। तिलक का मानना था कि राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है। यही सच्चा और स्वस्थ राष्ट्रवाद है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं सबको आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रवादी अवधारणा को बढ़ावा दिया। और इसीलिए देखिए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि भाई गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये सब क्यों हम लोग शुरू कर रहे हैं। केसरी में लेख लिखकर उन्होंने जो है गणपति पूजा की तुलना जो है यूनान के ओलंपियन से किया। वहां पर पिथियन उत्सव मनाया जाता, उससे किया। क्योंकि तिलक साहब का मानना था कि राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब चीजें जो हैं वो देखा जाए तो देशवासियों के संवेग को आगे बढ़ाती हैं, देशवासियों के भाव को आगे बढ़ाती हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से जो है लोगों को जोड़ने का प्रयास करती हैं। ये सब चीजों को जो अभी मैं बता रहा था कि यहां पर उन्होंने जो है ये जो गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव जो मनाया, इन सब चीजों को उन्होंने जो है राष्ट्रवाद के प्रतीकात्मक प्रदर्शन की संज्ञा दी। राष्ट्रवाद का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, कि राष्ट्रवाद का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। इसी प्रकार समझिए, जैसे आप देखते हैं स्वराज। अब इसी में राजनीतिक विचार में ही थोड़ा थोड़ा आपको सब जानना है। जब हम लोग मान लीजिए पढ़ते हैं तो स्वराज पर व्यापक चीज पढ़ते हैं। आप लोगों को केवल उसका सार तत्व तो जानना है कि उन्होंने स्वराज के बारे में क्या कहा। तो आप जानते हैं कि तिलक साहब का लक्ष्य जो है स्वराज था। उन्होंने जो है तिलक का सर्वोच्च लक्ष्य जो है, जो स्वराज उन्होंने रखा, तो उन्होंने कहा कि भारत को राजनीतिक दासता से मुक्ति दिलाना है। और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए उन्होंने जो है स्वदेशी, बायकाट, राष्ट्रीय शिक्षा, इन सब साधनों का प्रतिपादन किया। लिखिए तो स्वराज, हेडिंग बना के लिखिए 4 लाइन, स्वराज करके लिखिए। तिलक का सर्वोच्च लक्ष्य स्वराज था। सर्वोच्च लक्ष्य स्वराज था। उन्होंने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उनका, उन्हीं का तो स्टेटमेंट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसे मैं लेकर रहूंगा। और एक चीज मैं अभी समझा रहा था, 1916 से पहले जो स्वराज है वो पूर्ण स्वाधीनता की स्थिति थी। लेकिन 1916 में स्वराज की धारणा में थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तन किया। जो होम रूल आंदोलन चला उसके कारण परिवर्तन हुआ। बल्कि लिख दीजिए उसमें, 1916 से पहले पूर्ण स्वाधीनता की बात करते थे, पूर्ण स्वाधीनता की बात करते थे।
जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन 1916 के बाद होम रूल आंदोलन के कारण इसमें परिवर्तन किया। होम रूल आंदोलन के कारण इसमें परिवर्तन किया। अब देखिए, स्वराज का एक स्टेटमेंट भी है। एक तो अभी मैं बोला हूं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक स्वराज पर स्टेटमेंट भी है, लिख दीजिए नीचे। यदि स्वराज न मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। यदि स्वराज न मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। स्वराज हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। अब समझिए, देखिए, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मनोवृत्ति का निर्माण करना चाहते हैं, और यह राष्ट्रीय मनोवृत्ति का निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा से आ सकती है। इसीलिए तिलक जो है शैक्षणिक सुधारों द्वारा राजनीतिक जागृति को बढ़ावा देना चाहते थे। इसमें धार्मिक शिक्षा पर बल, राजनीतिक औद्योगिक शिक्षा पर बल, मातृभाषा में शिक्षा, एक राष्ट्र एक लिपि, इन सब चीजों का समर्थन करते थे। एक पॉइंट और लिखिए, राष्ट्रीय शिक्षा हेडिंग बना लीजिए। इसके माध्यम से राष्ट्रीय मनोवृत्ति का निर्माण होगा। इसके माध्यम से राष्ट्रीय मनोवृत्ति का निर्माण होगा, क्योंकि तिलक शैक्षणिक सुधार द्वारा राजनीतिक जागृति को बढ़ावा देना चाहते थे। राजनीतिक जागृति को बढ़ावा देना चाहते थे। इसमें धार्मिक शिक्षा, राजनीतिक और औद्योगिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, एक राष्ट्रभाषा, आदि पहलू शामिल थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा का जो पाठ्यक्रम उन्होंने तैयार करवाया था, उसमें इन सब चीजों के बारे में कहा गया था। अब जानते हैं कि स्वदेशी जब आंदोलन चल रहा था, उन्हीं दिनों जो है राष्ट्रीय शिक्षा के लिए महाराष्ट्र में जो है समर्थ विद्यालय की स्थापना उन्होंने कराया था। और तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा में जो है भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति दोनों का समन्वय था। इसलिए देखिए, औद्योगिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मातृभाषा, ये सब चीजें थी। उनका मानना था कि शिक्षा जो है युवकों को देश की सेवा करने के लिए, युवकों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए, ये सब चीजें जरूरी हैं। अब देखिए, तिलक साहब का मानना था कि राज्य का उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करना। राज्य को अधिक व्यक्तियों के हित और सुखों की पूर्ति की अपेक्षा जो है भौतिक जो चीजें हैं उसका तिलक साहब विरोध करते थे, और मानते थे कि व्यक्तियों के नैतिक और आध्यात्मिक हित को पूरा करने का कार्य राज्य को करना चाहिए, जिससे व्यक्ति जो है श्रेष्ठ अवस्थाओं की ओर अग्रसर हो सके। रचनात्मक कार्य पर बल देते थे। तो तिलक का राजनीतिक दृष्टिकोण आदर्शवादी नहीं, यथार्थवादी, राष्ट्रवादी
और लोकतांत्रिक था। इसीलिए देखिए तिलक के चिंतन को जो है लोकतांत्रिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। कि तिलक का चिंतन कैसा था, तो लोकतांत्रिक यथार्थवाद। तो उनका मैं बताया कि ये तो राजनीतिक विचार था। अब थोड़ा सा सामाजिक विचार, चलिए सामाजिक विचार आप लोगों के नोट्स में सब लिखा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं। अभी मैं बताया कि तिलक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे और मानते थे कि देश की पहली आवश्यकता क्या है, राजनीतिक सुधार। देश को पहले राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और जब स्वदेशी सरकार का निर्माण होगा तो स्वतः ही सामाजिक सुधारों की समस्या का समाधान होगा। तो राजनीतिक सुधारों को प्राथमिक और सामाजिक सुधारों को द्वितीय के स्थान देते थे। कंसेप्ट लिखिए। नंबर 1, यथार्थवादी राजनीतिज्ञ होने के कारण तिलक मानते थे कि देश की पहली आवश्यकता राजनीतिक सुधारों की है, पहले राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, तभी स्वदेशी सरकार सामाजिक सुधार को आगे बढ़ा सकता है। और दूसरा बात समझिए, मतलब अपने दिमाग में रखिए कि राजनीतिक सुधार को प्राथमिकता देते थे, सामाजिक सुधार को उसके बाद स्थान देते थे, द्वितीय के स्थान देते थे। तिलक का मत था कि भारत में सामाजिक सुधारों की मांग करने की अपेक्षा जो है देश प्रेम, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति, पारस्परिक भेदभाव मिटाने की क्षमता, सहयोग, इन सब चीजों को विकसित करने की आवश्यकता है। उसके बाद सामाजिक सुधार होगा। नंबर 2 लिखिए। भारत में सामाजिक सुधारों की मांग करने की अपेक्षा देश प्रेम, आपसी सहयोग जैसे गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है। अब देखिए तिलक साहब जो है सामाजिक सुधारों को लाने के लिए अंग्रेज नौकरशाही की मदद लेने के विचार से जो है असहमत थे, क्योंकि मानते थे कि अंग्रेज लोग जो है हमारी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक परंपरा से अलग है, भारतीय प्रथाओं और मूल्यों से ज्यादा परिचित नहीं है और उनको सामाजिक सुधार करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे तो विदेशी सरकार का दायरा और बढ़ेगा, भारतीय जीवन के लिए आत्मघातक सिद्ध होगा। इसी आधार पर तिलक ने निष्कर्ष निकाला कि समाज सुधार के मामलों में जो है नौकरशाही के द्वारा थोपे जाने वाले सुधार अनैतिक है। सामाजिक सुधार स्वैच्छिक होना चाहिए, समाज के मूल्य और आदर्श के अनुकूल होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि तिलक पश्चिम के सामाजिक मूल्यों का अंधानुकरण नहीं करना चाहते हैं, भारतीय आदर्श के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं। तात्कालीन परिस्थिति में सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देने की जो बात होती थी, तो उनका मानना था कि जो आवश्यक है सामाजिक सुधार हो तो ठीक है, लेकिन सामाजिक सुधार को प्राथमिक न माना जाए। सामाजिक सुधार और परिवर्तन देश की जीवन शक्ति के अनुसार होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के नोट्स में भी लिखा हूं, थोड़ा सा उसमें से भी नोट कर लीजिएगा।
और मैं आपको अभी बता रहा था कि थोड़ा सा मैं जो है यहां पर जो उनका महत्व है, योगदान है, चाहे आलोचना है, वो थोड़ा सा पहले मैं बताता हूं। इसका भी प्रश्न आजकल आता है। देखिए, पहले तो 2-4 स्टेटमेंट लिखिए। वैलेंटाइन सिरोल का लिखिए। वैलेंटाइन सिरोल का स्टेटमेंट लिखिए। तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया। हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया। आप जानते हैं कि सिरोल की एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने एक लाइन और लिखा था, तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना था। एक लाइन लिखिए। और उसमें सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक कहा। एक हालैंड का स्टेटमेंट है। हालैंड का स्टेटमेंट लिखिए। तिलक बल प्रयोग के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तिलक बल प्रयोग के सिद्धांत में विश्वास करते थे। और एक ब्रेंसन का स्टेटमेंट लिखिए। तिलक के उद्देश्यों का सार था स्वराज। तिलक के उद्देश्यों का सार था स्वराज अथवा बम। बेंसन का स्टेटमेंट। देखिए, तिलक एक महान राजनीतिज्ञ भी थे, महान राष्ट्रीय नेता भी थे। गांधी जी के उदय से पूर्व तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जनसाधारण के बीच पहुंचाया था। भारतीयों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, देश प्रेम की ज्योति जलाने वाले पहले व्यक्ति थे। इसीलिए जो है इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा गया। भाई ऐसे समझिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप देना तिलक। भारतीय राष्ट्रवाद के शिल्पकार कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। आज जिस स्वराज की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, उसके प्रणेता तिलक ही तो थे। यथार्थवादी राजनीति के समर्थक, आंदोलन की राजनीति के जनक, कांग्रेस के रूपांतरण में महत्वपूर्ण योगदान। भाई देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समन्वय 1916 लखनऊ अधिवेशन उन्हीं की देन। कांग्रेस पहले उदारवादी, फिर देखा जाए तो धीरे धीरे कांग्रेस के स्वभाव में भी परिवर्तन आया। त्याग और संघर्ष की प्रेरणा, जनसाधारण के मन में निर्भरता, जनसाधारण के मन में जो है भय निकालना, ये सब तिलक साहब का योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हम लोग कह रहे थे कि तिलक और गांधी सुनना है, लिखना नहीं है, तो देखिए तिलक साहब और गांधी जी 5 वर्ष तक ही साथ रहे। तो गांधी जी आ रहे हैं तो तिलक का लगभग अब समापन चल रहा है। चाहे अस्पृश्यता का विचार लीजिए, तिलक साहब भी गांधी जी के समान ही अस्पृश्यता का विरोध करते थे। गांधी ने जब भारतीय राजनीति पे प्रवेश किया तो उस समय तक तिलक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर चुके थे। लेकिन देखते हैं कि दोनों विचारकों के मन में, चाहे गांधी जी हो चाहे तिलक हो, दोनों विचारकों के मन में देश प्रेम, स्वराज की लगन थी। गांधी जी ने तिलक के विचारों, स्वराज है, स्वदेशी है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है, राष्ट्रीय शिक्षा है, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके गांधी ने उसको आगे बढ़ाया था। तो तिलक ने भी तो गांधी जी को प्रेरणा दिया। तिलक के मध्यम वर्गीय आंदोलन को क्रमशः जन आंदोलन बनाया गांधी जी ने। और दोनों विचारक भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक हैं,
भले ही अनेक बिंदुओं पर मतभेद है, तिलक उग्रवादी होने के नाते कुछ हिंसात्मक एवं अन्य साधनों को जो है राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए समर्थन करते थे, जबकि गांधी जी अहिंसावादी साधन साध्य पवित्रता पर विश्वास करते थे। तो ये अंतर भी है। एक और दो तीन अंतर आप ऐसे समझिए कि तिलक राजनीति को खेल के समान मानते थे। शिवाजी कौटिल्य के अनुगामी थे। गांधी जी राजनीति को नैतिक क्रियाकलाप मानते थे। तिलक जो है सनातनी हिंदू धर्मी परंपरा में विश्वास करते थे, संख्या और बहुमत को बराबर महत्व देते थे। गांधी जी जो है हिंदू धर्म में आस्था, सर्वधर्म समन्वय, प्रत्येक व्यक्ति का महत्व, नैतिकता, इन सब चीजों पर ज्यादा बल देते थे। इसी तरह से आप लोग तिलक और गोखले में भी थोड़ा सा अंतर जानिएगा। मैं भी थोड़ा सा बोलता हूं। देखिए, आप देख रहे हैं कि तिलक साहब उग्रवादी धारा से और गोखले साहब उदारवादी धारा से। दोनों महाराष्ट्र के चित्पावन वंश के ही चित्पावन वंश में उत्पन्न हुए थे और 30 वर्षों तक दोनों लोगों ने समानांतर कार्य किया और दोनों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। दोनों विचारकों का संबंध जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से था। भाई तिलक साहब भी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े थे और गोखले साहब भी। दोनों ने साथ साथ कांग्रेस की सदस्यता ली थी। ये सब भले ही समानता हो, लेकिन असमानता भी बहुत ज्यादा है। गोखले उदारवादी पश्चिमी शिक्षा को मानते थे और तिलक साहब भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण को। और दूसरा अंतर भी है, गोखले ब्रिटिश शासन की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों में विश्वास रखते थे। गोखले साहब जो है संवैधानिक साधनों द्वारा देश को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, लेकिन तिलक साहब जो है बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व देते थे। और फिर आप देखिए, गोखले ब्रिटिश सरकार के अधीन स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे, उदारवादी। और तिलक साहब प्रारंभ में पूर्ण स्वराज की बात करते थे, भले ही बाद में 1914 में जब होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने चलाया, तब देखते हैं कि थोड़ा सा स्वशासन का विचार जो है बदल गया था। गोखले साहब का विचार था कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का हित संभव है। तिलक ब्रिटेन और भारत के हितों को अलग अलग मानते थे। अंग्रेजों का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना मानते थे और यह भी कहते थे कि अंग्रेज भारत का हित पूरा नहीं करेंगे। गोखले साहब भाई गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले साहब राजनीति के आध्यात्मिकरण के पक्ष में थे कि राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। तिलक यथार्थवादी स्वरूप रखते हैं, राजनीति को प्रत्यक्ष मानते थे। और एक अंतर यह भी है कि गोखले साहब समाज सुधार पहले चाहते थे, राजनीतिक सुधार बाद में। और तिलक राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, समाज सुधार को द्वितीयक महत्व देते हैं। तो आप देखते हैं कि थोड़ा सा मैंने तिलक और गोखले के बारे में बताया। इस तरह से विचारक पढ़ा जाता है कि आप सबसे पहले जो है थोड़ा सा पृष्ठभूमि भी जानिए, जीवन परिचय भी जानिए, किताबें भी जानिए, थोड़ा सा उनका जो सिद्धांत है वो भी जानिए, कुछ स्टेटमेंट भी जानिए, कुछ लोगों ने कुछ यदि कहा है तो वो भी जानिए। इस तरह से एक जो विचारक है उसके बारे में समग्रता के साथ पढ़ना है। धन्यवाद।